एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेन कुमार। और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 8 इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। अब जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म है वो हम दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होती है। हमने देखा कि कोई भी आपका कंपाउंड है यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम देख रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा कि जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा था कि दो तरह के आपके ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखे, कितनी तरह के आपके ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं, तो 4 तरह के आपके ट्रांजिशन देखे। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपके टॉपिक है, आपका सिलेबस में है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर आपने इसको दूसरे नाम से देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों देखेंगे, वो कहते हैं वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं और करके, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या होती है, जब भी कोई सब्सटेंस या कोई कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस या कोई कंपाउंड क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी विजिबल रेंज की, यूवी रेंज की लाइट को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या हो जाता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी लेवल के हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, यानी कि एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी जितनी भी एब्जॉर्ब की हुई होती है, ये एनर्जी हम किससे पता करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। अब क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होता है या ट्रांजिशन होता है बिटवीन लो एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल के बीच में, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पहले हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं इसको। चलिए तो देखते हैं एक बार। ठीक है, यूवी विजिबल या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती है आपकी, व्हेन अ सैंपल या सब्सटेंस, जब सैंपल क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब कोई भी सैंपल एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ यूवी रेंज, यानी कि यूवी रेंज वाला कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है किसी सैंपल के द्वारा, तो क्या होता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोमोटेड। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस कंपाउंड, उस सब्सटेंस के जो वैलेंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, वो क्या हो जाते हैं, प्रमोटेड हो जाते हैं फ्रॉम लोअर टू हाई एनर्जी लेवल, यानी कि वो जंप कर जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद दस द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है सब्सटेंस इज मेजर्ड, वो मेजर्ड की जाती है बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि अब जो जितनी भी अमाउंट ऑफ रेडिएशन या एनर्जी कह सकते हो एब्जॉर्ब की है उस सैंपल ने, उस कंपाउंड ने, किससे, यूवी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जितनी भी एनर्जी या रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है किसने, सैंपल ने, उसको मेजर किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। यूवी विजिबल मतलब अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। सिंस इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि, अब देखो, क्योंकि इट इन्वॉल्व करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो एक्साइटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है, वो इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर यूवी विजिबल, इसीलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब आपको पता भी चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, इसलिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। उसके बाद रेंज देख लेते हैं। तो देखो 200 से 400 ये रेंज होती है आपकी यूवी विजिबल की। यहाँ से देखो 100 to 200, ये तो नियर यूवी हो गया, यानी कि यूवी के पास में जो है नियर यूवी। 200 से 400 की जो रेंज है नैनोमीटर में है आपका, 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज क्या है आपकी, नियर यूवी कहलाती है। और 100 to 200 यानी कि इसके पास, तो फार यूवी हो तो इसकी दूर गई ना, फार यूवी, ये दूर यूवी कहलाएगी, यानी कि फार यूवी और वैक्यूम यूवी, इसको फार यूवी और वैक्यूम यूवी भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये
रीज़न ये स्पेक्ट्रम आता है वो किस में आता है, वैक्यूम में आता है, वैक्यूम में अब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और वैक्यूम में क्यों, क्योंकि जो एयर में होते हैं आपके कंपोनेंट्स, उससे क्या होता है, हम अवॉइड कर सकें, जो एयर में जो कंपोनेंट्स हैं उससे जो हमें सिग्नल मिलता है उसे हम अवॉइड कर सकें, तो उसके लिए हमारा ये वाला कहाँ मिलता है, फार यूवी या वैक्यूम यूवी में, ठीक है। और ये हो गया आपका नियर यूवी, और ये होता है आपका विजिबल। विजिबल मतलब जो आप जहाँ पे आप विबग्योर, विबग्योर देखते हो ना, पैकेट में लिख सकते हो विबग्योर का, विबग्योर, जो आपको ये विबग्योर मिलता है ना वो यहीं दिखता है, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड, ये होता है आपका विबग्योर। तो वो कहाँ दिखता है आपको, 400 to 800 नैनोमीटर की रेंज पर दिखेगा। अब जो ट्रांजिशन हो रहा है वो देखें आगे, जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन अगर, ट्रांजिशन कब होगा, ओनली व्हेन द एनर्जी डिफरेंस, ट्रांजिशन तभी होगा जब एनर्जी डिफरेंस टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब कितना हो, देखो यहाँ पर कब होगा आपका ट्रांजिशन, सिर्फ तभी होगा जब क्या होगा, व्हेन द एनर्जी डिफरेंस, जब एनर्जी डिफरेंस किस किस में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होगा आपको, जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो कितना आ जाएगा आपका एच न्यू, यानी कि डेल्टा ई हमारा पास होना चाहिए एच न्यू, ठीक है। यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट पे जो एनर्जी मिल रही है आपको और ग्राउंड स्टेट पे जो है, उन दोनों का अगर आप क्या निकालोगे, माइनस करोगे, यही होगा ना, डेल्टा एच बराबर क्या है आपका, डेल्टा एच बराबर है आपका ई एक्साइटेड और माइनस के ई ग्राउंड, वो बराबर होना चाहिए किसके, एच न्यू के, किसके, एच न्यू के। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक डायग्राम है, पहले इसको नोट डाउन करो इतना, ये क्या है आपकी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको नोट डाउन करिए। तो सबने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। तो ये थी हमारी यूवी विजिबल। यूवी विजिबल क्या करती है, हमारी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करती है, किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। और ये जो आपकी यूवी विजिबल है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांजिशन होता है लोअर टू हाई एनर्जी लेवल्स, ठीक है। और ये क्या करती है, 200 से लेकर 800 तक का रीजन कवर करती है, जिसमें हमने देख लिया यहाँ पर ये वाला जो है 200 से 400 ये नियर यूवी कहलाता है, और 400 से 800 वाला विजिबल, इसमें हमें क्या होता है, विजिबल रीजन मिलता है। और अब फिर हमने देखा जो ट्रांजिशन होता है वो एनर्जी डिफरेंस के बेस पर होता है, यानी कि क्या होगा, देखो यहाँ पर जो डेल्टा है वो क्या होगा, यहाँ पर ई एक्साइटेड माइनस इसकी ई ग्राउंड होगा, यानी कि देखो पहले सैंपल कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके तभी तो वो एक्साइटेड होगा और यानी कि हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। और कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो परमानेंट होता है, हमेशा के लिए वो नहीं जाता है अपनी अपनी जगह को छोड़कर, तो वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा अपनी स्टेट में। तो जब वो अपनी वापस स्टेट में आएगा तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके गया था उतनी एमिट करके आएगा, रिलीज करके आएगा, ठीक है। तो पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसको हमने मान लिया E1, और दोबारा जो रिलीज करके आया उसको E2 मान लिया। तो डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, आपको पता है, E2 माइनस E1 करेंगे, यानी कि ई एक्साइटेड माइनस की ई ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी वो करेंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। तो ये E2 है, ये E1 है, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस के E1, और किसके बराबर होना चाहिए वो गैप, एनर्जी गैप एच न्यू के बराबर, ठीक है। ये फोटोन की, एक फोटोन की एनर्जी होती है, हमने कैलकुलेट भी किया था, कितना होता है E बराबर एच न्यू, और हमने इसी तरह फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर और वेव लेंथ भी कवर कर लिया था, ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, देखो अब ना क्या होता है, जैसे सैंपल है, सैंपल ने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब किया, तो अब जो जितनी भी रेंज की वो जिस भी एब्जॉर्प्शन करता है, जिस भी कलर का रेडिएशन या लाइट एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, वो क्या करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि सब्सटेंस है ए, उसने ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है, तो ये अब कौन सा कलर शो करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कलर नेचर तो दिखा रहे हैं, हम वही तो पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो इसमें कौन सा कलर अब शो करेगा, इसने ब्लू लाइट एब्जॉर्ब की है, तो वो हम किसके थ्रू देखते हैं, यानी कि किसी सब्सटेंस ने या कंपाउंड ने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की और ये कौन सा कलर शो करेगी, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये करता है एक साइंटिस्ट है मुंसिल, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील दिया, मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, क्या दिया, मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। पहले ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं रफ कर देती हूँ, फिर इसमें ही आगे चलेंगे, फिर थोड़ा सा वो देख लेते हैं एक बार, मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, ठीक है। देखते हैं मुंसिल,
मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील, ठीक है, मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। तो क्या होता है इसमें, उन्होंने एक कलर व्हील दिया जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है, देखो कैसे विबग्योर होता है ना, उसी से करके बनाएंगे। देखो बस इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर में ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इस आई को रफ कर देंगे। मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखना है आपको, यहाँ से शुरू करके विब ग्योर, यहाँ वाला छोड़ के, ठीक है, विब ग्योर, ठीक है, ठीक है। अभी इसको हटा देंगे और अब क्या करना शुरू करेंगे, अब हम अपना मैच करना शुरू करेंगे। देखो अब क्या करते हैं, ये जाएगा कहाँ, ये किसके सामने आएगा, ये इसके सामने, ये इसके सामने और ये इसके सामने, ठीक है। सॉरी, ये एकदम बाई मिस्टेक मुझसे थोड़ा ऐसे लग गए, ये ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इनको, मैं फिर से ही बना देती हूँ इसको। इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसका जाएगा इस तरफ, क्रॉस में कर लेते हैं, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, और मैं एरो दोनों साइड बना रही हूँ। इसका मतलब है कि दोनों ही क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करते हैं। कैसे, अगर देखो वायलेट कलर उसने एब्जॉर्ब किया है, वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, तो वो कौन सा कलर शो करेगा, वो कलर शो करेगा येलो। अगर वायलेट किया है तो येलो, ठीक है। और अगर येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो कौन सा कलर शो करेगा, वायलेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे, यानी कि वायलेट है तो ये वायलेट एब्जॉर्ब किया है तो येलो कलर शो करेगा, और येलो एब्जॉर्ब किया तो वायलेट। इसी तरह रेड एब्जॉर्ब किया है तो ग्रीन, और ग्रीन एब्जॉर्ब किया है तो रेड। इसी तरह ऑरेंज किया है तो ब्लू, और ब्लू किया है तो ऑरेंज। ये कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये आपका कलर व्हील किसने दिया है, मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील ने, ठीक है। तो उसने बताया, अब आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, ब्लू कलर उसने ऑब्जर्व कर रहा है, हम देख रहे हैं वो सब्सटेंस ब्लू कलर का दिख रहा है, तो उसने कौन सी कलर की लाइट एब्जॉर्ब की होगी। अब आप बताओ, ब्लू कलर का एब्जॉर्ब करा तो उसने ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब की होगी ना, हाँ। तो ऑरेंज कलर की लाइट क्या करी होगी, इसने एब्जॉर्ब की होगी, तभी वो ब्लू कलर का अपना कलर शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये मुंसिल कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील से हमें पता चलता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे अपना यूवी विजिबल में चलते हैं। एक बार इधर नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए। चलिए, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जो आपका व्हील था वो भी हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। आप देखते हैं इसमें आगे, जो यूवी विजिबल में था, अभी हमने प्रिंसिपल ही लिखा था, देखा था, मतलब जो प्रिंसिपल होता है कि यूवी विजिबल कैसे वर्क करती है, तो वो किस पर है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है लोअर टू हायर एनर्जी लेवल के बीच में, तो उसी पर आपकी बेस्ड होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ये सब हमने देखा उसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पार्ट्स क्या होते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कुछ पार्ट से मिलकर बनी है। देखो, नंबर 1 है आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन, नंबर 1 है आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का सोर्स तो होगा ना, रेडिएशन के बिना कैसे हो सकता है काम, ठीक है। तो द वेव लेंथ फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको पता है वेव लेंथ यूवी विजिबल के लिए कितनी होती है, इज बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है यूवी विजिबल की वेवलेंथ। वो कवर करती है 800 नैनोमीटर तक का एरिया, लेकिन क्या है, रेंज कवर करती है, लेकिन होता क्या है 200 से 400 नैनोमीटर की रेंज की होती है आपकी वेवलेंथ, किसकी, यूवी विजिबल की। अब टू प्रोवाइड सच वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ प्रोवाइड कराने के लिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब शुड बी यूज। उसके लिए हम हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब को यूज करते हैं, बट लेकिन इफ द रिक्वायर वेवलेंथ, लेकिन क्या हो अगर 400 से ज़्यादा हो जाए वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, इज मोर देन 400 हो जाए, देन टंगस्टन फिलामेंट कैन बी यूज। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यूवी विजिबल की जो वेवलेंथ की रेंज है वो 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इस वेवलेंथ को प्रोवाइड कराने के लिए तो हम अपनी सिंपल हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर 400 से ऊपर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट हो जाए, 400 नैनोमीटर से ऊपर की वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट हो जाए, तो उस केस में हम फिलामेंट का यूज़ करते हैं। कौन सा फिलामेंट, टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करते हैं।
अब देखते हैं आपका सेकंड पार्ट किससे मिलकर बनी है। सेकंड पार्ट जो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकंड पार्ट है मोनोक्रोमेटर। सबसे पहले तो रेडिएशन की जरूरत है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर आता है। तो मोनोक्रोमेटर क्या होता है, निकोल प्रिज्म, एक निकोल प्रिज्म होता है, सभी को पता है निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो ये निकोल प्रिज्म इज यूज्ड एज अ मोनोक्रोमेटर। तो हम निकोल प्रिज्म का यूज करते हैं एज अ मोनोक्रोमेटर बिकॉज क्योंकि इट मेंटेन्स, ये क्या करता है, रेडिएशन ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। सभी को पता है निकोल प्रिज्म क्या करता है, जो आपकी इतनी सारी अलग अलग डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन से रेडिएशन आ रहा होता है, उसको एक क्या होता है प्रॉपर मैनर में ले आता है, वन डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल रेडिएशन आपको बना के दे देता है। यानी कि मोनोक्रोमेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, निकोल प्रिज्म को यूज़ कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी रेडिएशन को क्या करता है, यूनि डायरेक्शनल या सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब रेडिएशन एक डायरेक्शन का होगा तो इजीली अटैक कर पाएगा किस पर, सैंपल के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट आपका सैंपल सेल। तो सैंपल सेल क्या है आपका, अ सैंपल सेल शुड बी मेड अप ऑफ एनी मटेरियल। जो सैंपल सेल है वो किसी भी मटेरियल का यूज हो सकता है विच कैन नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन, जो क्या करे, एब्जॉर्ब नहीं करे रेडिएशन बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर। तो जो आपका सैंपल सेल है वो किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए रेडिएशन बिटवीन 200 to 400 नैनोमीटर। यानी कि वो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए रेडिएशन, किसका, कैन नॉट एब्जॉर्ब, नहीं कर सकता हो रेडिएशन बिटवीन 200 to नैनोमीटर, 200 to 400 नैनोमीटर की रेंज का वो जो आपका रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका फोर्थ पार्ट जो है आपका वो है फोटोसेल। अब फोटोसेल क्या होता है, अब फोटोसेल इज मेड अप बाय क्या है आपका, सीजियम। ठीक है, तो फोटोसेल किससे मिलकर बना है आपका, सीजियम से। एंड इट इज यूज टू क्रिएट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो क्रिएट हमें चाहिए होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फोटो शेल का। ठीक है, अब फिफ्थ देखेंगे, पहले एक बार इतना नोट डाउन करिए। अभी हम देख रहे हैं पार्ट्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले तो हमने देखा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंसिपल देखा, मतलब कैसे वर्क करती है। उसके बाद हम देख रहे हैं पार्ट्स। तो हम अभी पार्ट्स देख रहे हैं, पार्ट्स के बाद हम इसका क्या देखेंगे, प्रोसीजर भी देखेंगे। तो पहले पार्ट्स कर लेते हैं, फिर प्रोसीजर पे जाएंगे। तो आपकी फोर्थ पार्ट हो गए हैं। अब फिफ्थ पार्ट आपका चलेगा एम्पलीफायर। तो पहले एक बार इतना यहाँ से नोट डाउन करो। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो एम्पलीफायर है। एन एम्पलीफायर इज यूज टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हम क्या, किसका यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका फिफ्थ पार्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, तो एक ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब जो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको डिटेक्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ पर, तो वो हम देखेंगे ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट पर। ठीक है, उस पर हम देखेंगे अपने स्पेक्ट्रम को। तो डिटेक्शन के लिए, स्पेक्ट्रम के डिटेक्शन के लिए जो यूज़ की जाती है एक फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक कलर की, उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखो यहाँ पर ये मैंने एक रे डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क करती है। रेडिएशन आ रहा है, ये सन से मैंने सन बनाया, कोई भी सोर्स हो सकता है। यहाँ से रेडिएशन आया, निकोल प्रिज्म से हुआ, क्योंकि अभी यूनिडायरेक्शनल नहीं है, इसको इसने यूनिडायरेक्शनल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया यहाँ पर अपना रेडिएशन। ठीक है, हमने इसको बंद किया हुआ पूरे सर्किट को, ये आ गया आपका। यहाँ पे हमने सैंपल रखा हुआ है, ये फोटो सेल लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है और ये है आपका डिटेक्टर। इस डिटेक्टर में हमें ये देखो, ये दिख रहा है ना स्पेक्ट्रम, इस तरह से पीक्स आ रही हैं, यही तो होता है इस तरह का, तो स्पेक्ट्रम होता है जो हम स्टडी करते हैं, ये वाला स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये पीक देखो, ये वाली जो पीक है, ये वाली, ये देखी जाती है, इन्हीं की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात आगे करते हैं। अभी तो हमने क्या किया, इंटेंसिटी की बात की, किसकी, रेडिएशन की। ठीक है, ये आ गया आपका डिटेक्टर पर आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रे डायग्राम है। अब हम देख लेते हैं एक बार प्रोसीजर आपने ये बना लिया। प्रोसीजर मैं चाहे तो आपको बस समझा देती हूँ, फिर आप खुद से ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर सुन लीजिए, लिख लीजिए एक बार पहले इसको। चलिए एक बार प्रोसीजर भी देख लेते हैं। तो इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी द गिवन अननोन मटेरियल हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ सैंपल सेल। तो जो आपको सबसे पहले तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी मटेरियल है, अननोन मटेरियल, उसको कहाँ रखना है, सैंपल सेल में। ठीक है, सैंपल सेल में यहाँ रखना है, सैंपल मटेरियल ये रख दिया।
ठीक है। अब क्या करना है, द एनालिसिस ऑफ गैसेस। जब हम गैसेस मटेरियल का एनालिसिस करते हैं तो वो कहाँ होता है, हैज़ बीन डन इन इट्स नेचुरल स्टेट। तब हम गैसियस मटेरियल का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो तो इसकी नेचुरल स्टेट में ही होता है। इफ द गिवन मटेरियल इज लिक्विड, लेकिन अगर वो लिक्विड है, देखो गैसियस है तो कहाँ हो रहा है, नेचुरल स्टेट में होगा, लेकिन अगर मटेरियल लिक्विड है तब कहाँ होगा, देन इट हैज़ बीन एडेड इन सुटेबल सॉल्वेंट। अगर ये लिक्विड है तो पहले इसको सुटेबल सॉल्वेंट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एंड इट सॉल्यूशन हैज़ बीन यूज फॉर एनालिसिस। और इसके सॉल्यूशन को यूज करेंगे, डायरेक्ट लिक्विड को यूज नहीं करेंगे। समझिए अगर कोई मटेरियल आपका गैसेस मटेरियल है, गैसेस फॉर्म में, गैसेस स्टेट में, तो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट सैंपल सेल पर रख देंगे अपना, और अपना नेचुरल स्टेट में उसका एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई मटेरियल लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को यहाँ रखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपका कोई गिवन मटेरियल सॉलिड है, सॉलिड हुआ तो क्या करें, देन इट हैज़ बीन एनालाइज्ड, तब इसको एनालाइज करेंगे इन पोटेशियम ब्रोमाइड। पहले इसको किसमें करेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड में डाल के इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर कोई आपका सॉल्यूशन कैसा है, सॉलिड है, सॉरी मटेरियल आपका कोई सॉलिड है, तो उसका पहले क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम ब्रोमाइड में, ठीक है। द रेडिएशन ऑफ सुटेबल वेवलेंथ, अब क्या करेंगे, रेडिएशन आ रही है, सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है फ्रॉम सोर्स। ये देखो यहाँ से सोर्स से रेडिएशन आ रही है, सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है, विल स्ट्राइक टू द मटेरियल। अब ये क्या करेगी, निकोल प्रिज्म से होती हुई इस स्ट्राइक करेगी इस मटेरियल पे, ठीक है, मटेरियल पे स्ट्राइक कर दिया। एंड इंटेंसिटी, एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और जो इंटेंसिटी है जिसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इंटेंसिटी कैसी कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी मटेरियल रेडिएशन की। इट हैज़ बीन यूज्ड, इसको यूज किया जाता है टू टेक डिफरेंट स्पेक्ट्रम, डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लिए ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी पर उसका क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम नोट डाउन करेंगे, इसलिए हमने एम्पलीफायर लगाया है टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब क्या होगा, जो सोर्स से रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इट हैज़ बीन यूज टू टेक डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। और फोटोग्राफिक प्लेट पर डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इंटेंसिटी की वजह से, ठीक है। एंड नाउ द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन, अब जो रेडिएशन की वेव लेंथ है हैज़ बीन इंक्रीज्ड, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी टू फाइंड आउट द डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइंस ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स। अब क्या करना है हमें, ये जो स्पेक्ट्रम है ऐसे थोड़ा ना एक ही बार आ जाएगी, हम क्या करेंगे, रेडिएशन की वेव लेंथ को घटाएंगे और बढ़ाएंगे, जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा इस तरह का। ये देखो एक ही स्पेक्ट्रम थोड़ा ना मिल रहा है, हमें तो अलग अलग और भी अलग अलग इस तरह से मिलते रहते हैं, ये स्पेक्ट्रम मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। यही तो हमें स्टडी करना हो, तो स्पेक्ट्रम देखा है ना आपने, इस तरह से ही चलता रहता है, ठीक है। स्क्रीन पर भी देखा होगा आपने, हॉस्पिटल्स वगैरह में यही होता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो वेव लेंथ है रेडिएशन की, उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे, जिससे हमें क्या मिले, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन्स है फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें मिल सके। तो पहले हम रेडिएशन डालेंगे, उससे स्ट्राइक होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ डिटेक्टर पे मेजर करते रहेंगे स्पेक्ट्रम को। फिर हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को कम ज़्यादा, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं करेंगे, उसके आसपास कम ज़्यादा करते हुए वेवलेंथ को फिर हम अपना स्पेक्ट्रम्स पे अलग अलग नोट करते रहेंगे। ये आपका स्पेक्ट्रम इस पे नोट हो रहा है डिटेक्टर पर, ठीक है। तो ये था आपका प्रोसेसर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी अननोन मटेरियल का पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब हमने पहले यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका प्रिंसिपल देखा, उसके बाद हमने इसके पार्ट्स देखे, प्रोसीजर ये देख लिया हमने, रे डायग्राम भी देख लिया कैसे ये वर्क करता है। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन की, इसका यूज़ कहाँ होता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, पहले इतना यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एप्लीकेशन देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम कुछ जो ये हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं इनको यूज़ करने के लिए। देखो जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ गुड टेक्निक फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक छोड़ो, कंपाउंड ही लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक अच्छी टेक्निक है किसके लिए, फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या कंपाउंड लिख लो आप खाली, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मत करो, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए अच्छी टेक्निक है हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, ये यूज़ की जाती है टू आइडेंटिफाई द नेचर और फंक्शनल ग्रुप के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए,
सैचुरेशन बताने के लिए, अनसैचुरेशन बताने के लिए, प्रेजेंस और अब्सेंस किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए फंक्शनल ग्रुप की नेचर को, और उसके साथ साथ सैचुरेशन, अनसैचुरेशन और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस का पता लगाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका सेकंड आपका है सेपरेशन ऑफ कीटोइनॉल फॉर्म्स। ठीक है, सेपरेशन करता है कीटोइनॉल फॉर्म को, कीटो और इनॉल फॉर्म होती है आपकी, उनको सेपरेट करता है कैसे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड हो सकती है फॉर द सेपरेशन ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म ऑफ टोटोमर्स। जो आपकी टोटोमराइजेशन होता है ना, ये टोटोमराइजेशन होता है, कीटो से इनॉल फॉर्म का बनना ही क्या कहलाता है, टोटोमराइजेशन। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको यूज कर सकते हैं किसके लिए, कीटो और इनॉल फॉर्म को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब द सुटेबल वेवलेंथ, अब जो सुटेबल वेवलेंथ की नीड होगी वो कितनी होगी, फॉर बोथ फॉर्म्स आर डिफरेंट, अलग अलग होगी। ठीक है, यानी कि जो वेवलेंथ है किसकी, दोनों फॉर्म के लिए, यानी कि कीटो फॉर्म के लिए और इनॉल फॉर्म के लिए जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होगी। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहीं पर देख लो पहले, लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए कितना है 275 नैनोमीटर, जबकि इसके लिए कितना है लैम्डा फॉर्म, इनॉल फॉर्म के लिए कितना है 244, और कीटो फॉर्म के लिए कितना है लैम्डा मैक्स 275। ये ध्यान रखना है आपको। तो वही बोल रहे हैं कि पहली बात तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फॉर्म को सेपरेट करने के लिए। दूसरा ये कि जो सुटेबल वेवलेंथ होगी दोनों ही के लिए अलग अलग होगी। देख भी लिया, इसके लिए 275 है कीटो के लिए, और इनॉल के लिए आपकी 244 है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है वही कि इन एसिटो एसिटिक एस्टर, ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब जो सुटेबल वेवलेंथ है किसके लिए, कीटो फॉर्म के लिए कितनी है 275, जबकि इनॉल फॉर्म के लिए कितनी है 244 नैनोमीटर भी है। देखो कीटो फॉर्म कैसे बनता है, ये इसका जो H है, एक H जाएगा इस O के पास, ये बॉन्ड आएगा इधर। ठीक है, तो ये बॉन्ड आ गया इधर, OH आ गया इधर, तो ये OH एल्कोहल ग्रुप आ रहा है, ऑल ग्रुप, तो ये हो जाएगा इनॉल, और ये कीटोन ग्रुप हो रहा है तो कीटो फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कीटोन है तो कीटो फॉर्म, यहाँ पे क्या आ रहा है अल्कोहल, ऑल ग्रुप आ रहा है तो इनॉल फॉर्म। ठीक है, ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म के लिए कितनी जरूरत होगी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होगी 275, और इसके लिए होगी 244 की। तो ये दोनों हमारी पहली एप्लीकेशन क्या है कि किसी भी कंपाउंड या सैंपल या मटेरियल का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड हम क्या कर सकते हैं कीटो इनॉल फॉर्म का सेपरेशन भी कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी की पता लगाने के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी इन गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो भी आइडेंटिफाइड हो सकती है किसके द्वारा, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू। बिकॉज क्योंकि प्योर कंपाउंड और इम्प्योरिटीज गिव्स देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम एट डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि जो कंपाउंड है और कंपाउंड में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज हैं दोनों ही क्या करते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे अपना अलग अलग क्या करते हैं स्पेक्ट्रम दिखाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं इम्प्योरिटीज को कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट के लिए। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि किसी रिएक्शन की रेट को मेजर करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। द कंपाउंड्स विच गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जो आपका कंपाउंड है जो देते हैं देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, यानी कि अपना कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देते हैं एट लो वेवलेंथ पर जो कंपाउंड अपना स्पेक्ट्रम देते हैं दे विल बी हाई एनर्जेटिक। आपको पता है ये लो वेवलेंथ है तो हाई एनर्जेटिक होगा। इसका मतलब है दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। इसका मतलब है कि अगर वो हाईली एनर्जेटिक है यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या की गई है उसे एनर्जी प्रोवाइड की गई है टू एक्टिवेट देयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सके एक्टिवेट हो सके। इसका मतलब है इट मीन्स दैट दे विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन स्लोली। इसका मतलब है कि वो क्या होंगे, इसका मतलब दैट दे विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन स्लोली, वो रिएक्शन में स्लोली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इफ़ अ कंपाउंड, अगर क्या कोई कंपाउंड दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम अपना किस पर एट हाई वेवलेंथ, वह हाई वेवलेंथ पे दे रहा है, इसका मतलब है कि लो एनर्जेटिक रहा होगा वो। ठीक है, लो एनर्जेटिक रहा होगा, इसका मतलब है लो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या हुई होगी हैज़ बिन प्रोवाइडेड, उसे लो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी गई है
जिससे वो एक्टिवेट हो सके, टू एक्टिवेट इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट कराने के लिए लो एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है। एंड सच कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव, और ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का भी पता लगा सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर क्या होगा, कोई कंपाउंड है आपका, वो हाई वेवलेंथ पे आपका क्या दे रहा है, स्पेक्ट्रम दे रहा है, हाई वेवलेंथ पे दे रहा है, यानी कि वो कैसा है, लो एनर्जेटिक है। लो एनर्जेटिक इसका मतलब क्या है, हम उसको लो एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है। किसके लिए लो एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है, उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। इसका मतलब कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव है तभी तो उसको एनर्जी कम देनी पड़ी, अपने आप ही हो रहा है। और अगर कोई कंपाउंड आपका क्या कर रहा है, कम वेवलेंथ पे दे रहा है आपकी कोई स्पेक्ट्रम, तो उसका मतलब है, कम वेवलेंथ का मतलब है वो हाई एनर्जेटिक है। और हाई एनर्जेटिक का मतलब है उसको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड कराई गई है ताकि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो सके। और ज़्यादा मात्रा में दी गई, इसका मतलब वो कंपाउंड स्लो होगा, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर रहा होगा, स्लोली, यानी कि रिएक्शन कैसी होगी, स्लो रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन का रेट भी बता सकते हैं कि स्लो होगी या ज़्यादा होगी, किसकी हेल्प से, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं किसी कंपाउंड का, और हम क्या कर सकते हैं, किसी रिएक्शन का रेट भी मेजर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका, ये हो गया आपका यहाँ तक एप्लीकेशन ख़त्म। तो हमारा आज का लेक्चर में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका रे डायग्राम समझा, उसका प्रोसीजर देखा, उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन भी देखी। तो अब आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला तो खत्म हो गया। अब देखते हैं हम इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक बियर्ड लॉ है, एक बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है, ये दोनों लॉ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। तो इतना नोट डाउन करिए, और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।